टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हजारों की तादाद में जो वर्कर्स हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं, फैक्ट्रियों को आग लगा रहे हैं, पुलिस के साथ लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। वजह क्या है कि बांग्लादेश में 170 फैक्ट्रियों को शट डाउन कर दिया गया है। 40,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। इस वक्त बांग्लादेश की सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। इसी मुद्दे में बात करेंगे आज की। सर, तुलसी गैबर्ड ने बोल दिया कि बांग्लादेश को जो है मोदी साहब को देखे, ट्रंप ने बोल दिया भाई जो करना है, मतलब उनका मतलब कि अगर इंडिया अपनी फौजें भी घुसा दे ना बांग्लादेश में तो यूनाइटेड नेशन या फिर अमेरिका नहीं बोलेगा। इतनी इजाजत है, लेकिन आज तक कोई हार्ड स्टेटमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश को लेके नहीं देखे ना वो बात। अनंता जलील कर दिया उसको, जलील कर दिया मतलब नहीं, उसने काफी अच्छा तो उन्होंने बोला है कि यूनुस पे आरोप लगाए हैं कि आपके कारण से जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जिसके कारण से कंट्री का 84% फॉरेन एक्सचेंज हुआ करता था वो बर्बाद हो गई है। वहां हालत खराब है, रमजान का महीना चल रहा है, हम लोग की बहुत बुरी स्थिति चल रही है पूरी इंडस्ट्री की, बांग्लादेश की। नहीं तो 55 साल में आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है बांग्लादेश, को इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रोवाइड कर रहा है, वो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। सबसे ईजीएस्ट वीज़ा आपको मिल जाता है। आपने मेडिकल के लिए किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाना हो। जय हिंद दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं बांग्लादेश 1971 के बाद दोबारा आज़ाद हुआ 2024 में। बांग्लादेश का हालत आजकल सही नहीं चल रहा है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश का बागडोर संभालने के बाद और भी खाई में गिरते जा रहा है बांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश भारत का पड़ोसी होने के नाते ट्रेडिंग भी चलते रहते थे, मगर आजकल ट्रेडिंग भी तकरीबन बंद है। बांग्लादेश एक वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब था, लेकिन आज तकरीबन बंद होने की कगार पर है, क्योंकि भारत टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल सप्लाई कम कर दिया है। आजकल बांग्लादेश की टेक्सटाइल मिल बंद होने की कगार पर है। तो चलिए दोस्तों, बातों का आगे न बढ़ाते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। देखें, आप ये कह लें कि हाथी को अगर चींटी जितनी भी धमकियां लगाती रहे ना तो हाथी का बनता ही नहीं है कि हाथी जो है ना वो उसको रिएक्ट करे या रिस्पॉन्ड भी करे। हाथी जो बस उसको देख लेता है, देख के जो है दूसरी तरफ मुंह फेर लेता है। तो इस वक्त इंडिया हाथी और चींटी है बांग्लादेश, तो बनता भी नहीं है, लेवल भी नहीं है कि कोई भी अगर कोई स्टेटमेंट बांग्लादेश की तरफ से आती है, इंडिया के अगेंस्ट आती है और इंडिया उसको रिस्पॉन्ड करे या रिएक्ट करे। इंडिया को पता ही नहीं है कि इनके घुटनों में इतना पानी ही नहीं है। इंडिया को पता है कि ये क्या कर लेंगे हमारे। उन्होंने फौजी बॉर्डर पे लगा दी जी, हम लोग हमला करवा देंगे। फेंसिंग तक उन्होंने करवा दी है, लेकिन उनकी नॉर्मल जो एक्टिविटीज बॉर्डर पे चल रही होती है वही होती है। उसके अलावा उन्हें पता था कि अगर इनकी फौज आनी है, उनका एक रडार या एयरफोर्स का एक त्यारा आना है, एक त्यारे की मार है टोटल इंडिया के एक त्यारे की मार है बांग्लादेश। ऐसे ही है, एक त्यारे की मार है भाई बॉर्डर के साथ शेयर करने के लिए। उनका डिफेंस डॉक्ट्राइन जो है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग है, दुनिया की बेहतरीन डिफेंस डॉक्ट्राइन में आती है इंडिया की। और उन्हें इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता क्या आर्मी है आपके पास। आर्मी आप बांग्लादेश की जो है वो डिवाइडेड है, ठीक हो गया। पब्लिक सपोर्ट उसको नहीं है, गवर्नमेंट को पब्लिक सपोर्ट नहीं है। अपोजिशन जो है वो सड़कों पे है, आए रोज़ वहाँ पे दंगे फसाद हो रहे हैं। इंस्टेबिलिटी जो है वो अपने हाईएस्ट लेवल तक पहुँची हुई है। आप ये कह लें इकॉनमी जो है वो बिल्कुल डाउनफॉल पे चलेगी है ना। वहाँ पे शरिया भी आ रहा है, टेक्सटाइल नहीं चल रही वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस वहाँ पे चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस वहाँ पे चल रहा है, हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं है। वो जो इनकलाबी जिन्होंने इनकलाब में अहम किरदार अदा किया था वो अभी हॉस्पिटल में जख्मी हालत में हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। स्ट्रेचर तक वहाँ पे मौजूद नहीं होती, ड्रिप लगाने के लिए ड्रिप के हालात नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। तो उन्होंने इंडिया का क्या करना है। ये जो वर्कर्स हैं, चूंकि इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई तो जो लोग काम करने वाले तो वो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। ठीक है, वो एक महीने की बात है रमजान की, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी उनकी जिंदगी वैसी तो अच्छी नहीं हुई। तो वो यही कह रहा है कि आपके आने से आपकी जो भी रेगुलेशंस है उसके कारण से हमारी इंडस्ट्री पूरी बर्बाद हो गई और अब हमारे पास खाने के लिए भी मोहताज हो जाएंगे कुछ दिन। अब ये पता क्या बोलेंगे, अब आप ये कहेंगे कि इंडिया को, अब इनके टीवी में डिबेट होगी, मैं आपको आज बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान में यही हुआ था, यही बांग्लादेश में होगा। अब इनकी टीवी पे डिबेट होगी, राइट? और इनकी टीवी में डिबेट बोलेंगे कि देखो भारत हमारे साथ रिश्ते बिगाड़ रहा है, जबकि इनके बंदे गालियां दे रहे थे, इनके बंदे उल्टा सीधा बोल रहे थे। अब ये कहेंगे, अब ये भारत के ऊपर डाल देंगे कि भारत। एक बात बताओ, भारत ने शेख हसीना को नहीं निकाला, भारत ने तो प्रोटेस्ट नहीं करवाए जो तुम लोग कर रहे हो, भारत ने तो नहीं लुटवा दिया शेख हसीना का पूरा वो बंगला तोड़वा दिया। वी डिड नॉट डू दैट, राइट? वो तो बांग्लादेशियों ने करा और बांग्लादेशी बड़े फक्र के साथ। तो अभी रो क्यों रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया। आपको क्या लग रहा था कि आप प्रोटेस्ट करेंगे, आप हर समय झंडा लेके बाहर निकलेंगे, डफली लेके बाहर निकलेंगे, आर करेंगे, और उसके बाद आप ये भी चाहेंगे कि इकोनॉमी, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती यार। तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे आर क्राइंग। इन्होंने तो खुद करा है। या तो ये बोलें कि साहब शेख हसीना अकेली थी जो टेक्सटाइल खुद ही बुन रही थी, खुद ही बेच रही थी, ऐसा तो नहीं है।
कोई स्ट्रक्चर होगा ना। हाँ, उसने तो स्ट्रक्चर का क्या हुआ भाई? जो फैक्ट्री का मालिक है, देखो सुनो प्रोड्यूसर, जो फैक्ट्री का मालिक है वो तो फैक्ट्री का मालिक है, राइट जी। जो रॉ मटेरियल है वो तो रॉ मटेरियल है, जो कारीगर है वो तो कारीगर है, जो कस्टमर है वो तो कस्टमर है, जो इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस है, जो क्वालिटी है उसमें शेख हसीना का क्या? शेख हसीना ने पॉलिसी बनाई एंड शी वाज ड्राइविंग दैट पॉलिसी, यही तो होता है। तो ये यूनुस करे पॉलिसी। बड़े सख्त किस्म के एलिगेशन लगाए मोहम्मद यूनुस के ऊपर। सबसे पहले उन्होंने एलिगेशन लगाया है, सबसे बड़ा एलिगेशन तो ये है कि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो खराब की है। फिर बांग्लादेश के अंदर देखें जो मौशी बहरान आया है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो गई है, लोग जो है बेरोजगार फिर रहे हैं, महंगाई 7वें आसमान पे चली गई है, करप्शन जो है वो मोहम्मद यूनुस ने बहुत ज्यादा की है ना। हम बांग्लादेश के अंदर इस तरह के एहतजाज करेंगे, बांग्लादेश को बंद कर देंगे कि बांग्लादेश के अंदर एक नया रेवोल्यूशन आएगा। देखें वही बात है ना कि इनकलाब के बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है ना वो मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा, इन्होंने जिन ममालिक में इनकलाब कामयाब होते हैं ना, वहाँ पे इनकलाब लाने में, चाहे वो खूनी इनकलाब हो, चाहे वो बुलेट से हो या बैलेट से हो, जो बुलेट से भी इनकलाब आता है ना, उनके साथ एक मजबूत सियासी क़यादत होती है, उनका एक मजबूत होमवर्क होता है। अब यहाँ पे क्या था कि कोई किसी किस्म की कोई ये इनकलाब दुनिया का एक, आप ये कह लें कि एक अनोखा इनकलाब था कि क्योंकि स्टूडेंट्स के पास कोई मजबूत क़यादत भी नहीं थी, बल्कि क़यादत तो थी ही कोई ना सियासी जमा अपोजिशन रहनुमा जितने भी थे वो जेलों में थे, कोई अपोजिशन उनकी क़यादत नहीं कर रही थी। अब क्या हुआ कि फिर उन्होंने कहा कि एक पैराशूट को ला के हेड ऑफ द स्टेट बना दिया। अब वो हेड ऑफ द स्टेट जिसकी आवाम में पजीराई ही नहीं है। और दूसरी ये कि एक मजबूत, एक बहुत बड़ी सियासी जमात, उस सियासी जमात से आप ये कह लें कि ठीक है शेख हसीना वाजिद ने इलेक्शन में रिगिंग की, उसने अगर उन्होंने 92% उन्होंने कहा कि हमने वोटिंग ली है, हमने सीटें जीती हैं, लेकिन उसमें से आप 50 to 60% तो आप देख सकते थे कि वो वोट उनके जेन्युइन वोट थे ना, जो उनको सपोर्ट कर। अब वो जो आप ये कह लें कि 12 करोड़ की वोटिंग लिस्ट में से वो जो 6 करोड़ है, अगर वो सड़कों पर आ जाते तो वो क्या हाल करते हैं। ऐसा ही है। और अभी आपको लगता है कि मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट चली जाएगी और शेख हसीना की गवर्नमेंट वापस आ जाएगी, क्योंकि शेख हसीना की जमात एक बार फिर से जो है वो एक्टिव हो गई है। शेख हसीना के जाने के बाद जो है उन्होंने अवामी लीग ने खामोशी साध दी थी, लेकिन एक बार फिर से जो है वो धावा बोल रहे हैं और प्रोटेस्ट का खुलेआम जो ऐलान कर रहे हैं। और उन्होंने भी प्रोटेस्ट शुरू ही नहीं किए, लेकिन उनकी यूथ, वहाँ का इंडस्ट्री का जो तबका है वो निकल कर बाहर आ गया। देखिए कॉमन पब्लिक जो थी ना, उसको नो डाउट कि शेख हसीना की तरफ से ना बहुत बड़ी सपोर्ट मिल रही थी, और अवामी लीग नो डाउट कि वो बानी पार्टी थी और उसको आप लोग कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। जो